फिल्म की शुरुआत पीटर पार्कर से होती है। वह अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए अपना परिचय देता है। उसी समय वह अपने फोन पर सोशल मीडिया देख रहा होता है। स्क्रॉल करते करते उसकी नजर नेड और एमजे की नई पोस्ट्स पर पड़ती है। दोनों अपनी कॉलेज लाइफ पूरी होने की खुशी मना रहे होते हैं। उनके चेहरे पर नई शुरुआत की खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। पीटर यह सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द भी छिपा होता है। वह पहले ही फैसला कर चुका होता है कि अब वह कभी भी नेड और एमजे को उनकी पुरानी यादें वापस नहीं दिलाएगा। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उनकी शांत जिंदगी में फिर से कोई खतरा आए। इसी कारण वह उनसे दूर रहना ही सही समझता है। पीटर के पास एमजे के नाम लिखी हुई एक चिट्ठी भी होती है। उस चिट्ठी में उसने अपने दिल की हर बात लिखी होती है। वह उसे पढ़ना शुरू करता है और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ अब स्पाइडरमैन पहले से कहीं ज्यादा मशहूर हो चुका होता है। पूरा शहर उसे अपना रक्षक मानता है। यहां तक कि पुलिस कमिश्नर भी उस पर पूरा भरोसा करती है। दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल वैसा लगता है जैसा बैटमैन और कमिश्नर गॉर्डन के बीच हुआ करता था। पीटर लगातार शहर के खतरनाक अपराधियों को पकड़ रहा होता है। वह टॉम्बस्टोन, टारेंटुला और स्कॉर्पियन जैसे अपराधियों को हराकर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हवाले कर देता है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद एक नई परेशानी शुरू हो चुकी होती है। पिछले कुछ समय से पीटर को लगातार तेज सिर दर्द हो रहा होता है। यह दर्द अब सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके दिमाग पर भी असर डालने लगता है। अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए वह उसी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी स्टोरेज फ्लोर किराए पर ले लेता है। वहीं वह अपनी नई वर्कशॉप तैयार करता है, जहां अपने सभी स्पाइडर गैजेट्स और नए एक्सपेरिमेंट्स पर काम करता है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की एक हाई सिक्योरिटी गाड़ी अचानक नियंत्रण खो देती है और तेज रफ्तार से हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगती है। पुलिस और डिपार्टमेंट की टीम उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। उसी समय वहां फ्रैंक कैसल यानी पनिशर भी पहुंच जाता है, लेकिन उसका तरीका स्पाइडरमैन से बिल्कुल अलग होता है। वह गाड़ी के अंदर मौजूद खतरे को खत्म करने के लिए हथियार और विस्फोटकों का इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन किसी की जान लेने में विश्वास नहीं रखता, इसलिए वह बीच में आकर पनिशर को रोक देता है और किसी तरह उसे गाड़ी से दूर कर देता है। यहीं दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस भी देखने को मिलती है। हालांकि यही बहस आगे चलकर उनकी दिलचस्प साझेदारी की शुरुआत बनने वाली होती है। आखिरकार पीटर अकेले उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है। अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी होती है। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। असल में उसके शरीर पर एक रहस्यमयी शक्ति का कब्जा होता है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि वह शक्ति एक इंसान का शरीर छोड़कर दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है। कुछ ही सेकंड में वह वहां मौजूद डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी के शरीर में चली जाती है। यही कर्मचारी स्कॉर्पियन को दूसरी जेल ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है, लेकिन उसके शरीर पर कब्जा होते ही वह अपना आदेश बदल देता है। अब वह स्कॉर्पियन को जेल की बजाय किसी और जगह ले जाने का फैसला करता है। स्पाइडरमैन तुरंत उसका सामना करता है। उसी कर्मचारी के शरीर के जरिए वह रहस्यमयी शक्ति पीटर से बात करती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका असर खत्म हो जाता है और कर्मचारी फिर से सामान्य हो जाता है। यहीं से साफ हो जाता है कि इस बार स्पाइडरमैन का मुकाबला किसी साधारण विलन से नहीं, बल्कि ऐसी ताकत से होने वाला है जो किसी का भी शरीर अपना हथियार बना सकती है। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि वह रहस्यमयी ताकत सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं थी। उसने उन कर्मचारियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था जो हेलीकॉप्टर के जरिए स्कॉर्पियन को दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि रास्ते में ही स्कॉर्पियन को आजाद कर दिया गया और वह पुलिस के हाथों से निकल गया। अब मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। इसी वजह से पुलिस कमिश्नर इस पूरे केस की जांच की जिम्मेदारी स्पाइडरमैन को सौंप देती है।
पीटर सुराग तलाशते तलाशते एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग तक पहुंचता है। यहीं उसकी मुलाकात ब्लैक विडो से होती है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। यहां एक मजेदार पल भी आता है। जरूरी जानकारी लेने के लिए पीटर सीधे उसके बाथरूम तक पहुंच जाता है। अचानक उसे सामने देखकर ब्लैक विडो भी चौंक जाती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वह शांत होकर पीटर को एक बेहद अहम जानकारी देती है। उसके मुताबिक उस रहस्यमयी शक्ति ने लगभग 30 डिपार्टमेंट कर्मचारियों को अपने वश में करके पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले थे, लेकिन उन सभी रिकॉर्ड्स में वह बार बार सिर्फ एक ही नाम खोज रही थी, वीमैक्स। यह नाम सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन आगे चलकर यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। इतनी जानकारी मिलते ही पीटर सीधे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। अंदर जाने से पहले उसकी बेहद कड़ी सुरक्षा जांच की जाती है। पूरे शरीर का स्कैन होता है और कई स्तरों पर उसकी पहचान की पुष्टि की जाती है। इसके बाद उसकी मुलाकात डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विल मेडगर से होती है। पीटर बिना समय गंवाए लगातार सवाल पूछना शुरू कर देता है। स्कॉर्पियन को क्यों छोड़ा गया? लोगों पर कब्जा करने वाली वह शक्ति आखिर कौन है? और सबसे अहम सवाल, वीमैक्स आखिर है क्या? लेकिन डायरेक्टर हर सवाल को टाल देता है। वह बार बार यही कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। बातचीत के दौरान अचानक पीटर की नजर एक विशाल हाई सिक्योरिटी वॉल्ट पर जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद उस रहस्यमयी शक्ति का असली निशाना इसी वॉल्ट के अंदर मौजूद कोई चीज है। यही फिल्म एक और बड़ा सरप्राइज देती है। हेडक्वार्टर के अंदर पीटर की मुलाकात द हैंड संगठन के निंजाओं से होती है। पहले तो लगता है कि वे दुश्मन हैं, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि अब वे अपराधी नहीं रहे, उन्हें नई जिंदगी दी गई है और अब वही लोग डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हैं। इतनी घटनाओं के बाद पीटर थोड़ा सामान्य होने के लिए एक कॉफी और ग्रोसरी शॉप में पहुंचता है, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक नेड पर पड़ती है। अपने पुराने दोस्त को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता। वह चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एमजे और नेड दोनों से होती है, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वह अपना नाम बेन बताता है। ये नाम सुनते ही आंट में की याद भी ताजा हो जाती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि मशहूर स्पाइडी ट्रैकर ऐप असल में नेड ने ही बनाया था, लेकिन तभी पीटर के सामने एक ऐसा सच आता है जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह देखता है कि अब एमजे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी है। दोनों को साथ देखकर पीटर पूरी तरह टूट जाता है। उसका मानसिक तनाव अचानक इतना बढ़ जाता है कि उसकी स्पाइडर शक्तियां भी बेकाबू होने लगती हैं। घर लौटते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को अपनी बिल्डिंग की दीवार से आधा बाहर लटका हुआ पाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि रात भर उसके साथ क्या हुआ। जब वह अपने मैकेनिकल वेब शूटर्स पहनने की कोशिश करता है तो वे अचानक अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि अब उसके शरीर से सीधे अनऑर्गेनिक वेब निकलने लगे थे। सिर्फ यही नहीं, उसकी स्पाइडर सेंस भी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अब उसे बहुत दूर की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगी थीं। हर छोटी से छोटी हलचल भी उसका दिमाग तुरंत महसूस कर लेता था। अपनी नई शक्तियों को समझने के लिए वह बाहर जाकर उनका टेस्ट करता है। उसी दौरान वह मुस्कुराते हुए मजाक में कहता है कि दूसरे स्पाइडरमैन यानी टोबी मैगवायर के पास भी ऑर्गेनिक वेब थे और वह सच में कमाल के लगते थे। लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। वेब तो निकल रहे थे, लेकिन उन पर उसका जरा भी कंट्रोल नहीं था। कभी जाल गलत दिशा में चला जाता तो कभी बिना वजह अपने आप बाहर निकल आता। यानी नई ताकत मिलने के बावजूद उसकी मुश्किलें पहले से और बढ़ चुकी थीं। तभी अचानक पुलिस कमिश्नर का फोन आता है। उधर से खबर मिलती है कि स्कॉर्पियन शहर में जमकर तबाही मचा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास चीज की तलाश कर रहा हो। इतना सुनते ही पीटर बिना एक पल गंवाए तुरंत वहां पहुंच जाता है।
लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। उसकी नई शक्तियां अभी तक पूरी तरह काबू में नहीं आई थीं। यही वजह थी कि लड़ाई शुरू होते ही स्कॉर्पियन उस पर भारी पड़ने लगता है। पीटर अपने हर वार में चूक रहा था। कभी उसका वेब गलत दिशा में निकल जाता तो कभी उसका संतुलन बिगड़ जाता। मौके का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन उसे बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन तभी लड़ाई के बीच एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। स्कॉर्पियन अचानक मुस्कुराकर कहता है, तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए, मैं असली स्कॉर्पियन नहीं हूं। यह सुनते ही पीटर समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक मोहरा है। असल में उसके शरीर पर उसी रहस्यमयी शक्ति का कब्जा था जिसने पहले डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को अपने वश में किया था। जब तक पीटर कुछ समझ पाता, उसकी हालत और भी खराब हो चुकी होती है। उसी समय उसके शरीर में भी अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। उसका डीएनए तेजी से बदल रहा होता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। अब उसके अंदर पहले वाला शांत और दयालु स्पाइडरमैन दिखाई नहीं देता। गुस्से में वह स्कॉर्पियन को पकड़कर पूरी ताकत से एक पुलिस वैन पर दे मारता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वैन के अंदर बैठी एक महिला पुलिस अधिकारी की जान लगभग खतरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियन भी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसके शरीर से उस रहस्यमयी शक्ति का असर खत्म होता है तो वह खुद भी हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि स्पाइडरमैन इतना बेरहम हमला कर सकता है, क्योंकि जिस स्पाइडरमैन को वह जानता था वह कभी किसी की जान खतरे में नहीं डालता। ये घटना देखकर पुलिस कमिश्नर भी पीटर को सख्त चेतावनी देती है। वह कहती है, अगर आज उस पुलिस अधिकारी की मौत हो जाती तो मैं भी तुम्हारा बचाव नहीं कर पाती। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसे जल्द से जल्द ठीक करो। ये बात पीटर के दिल और दिमाग दोनों पर गहरा असर डालती है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी वजह से वह अपने शरीर की सच्चाई जानने के लिए MIT पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रूस बैनर से होती है। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वह खुद को नेड लीड्स बताता है। इसके बाद वह जेनेटिक म्यूटेशन से जुड़े कई सवाल पूछने लगता है। वह बताता है कि उसके शरीर में लगातार बदलाव हो रहे हैं और वह उन्हें रोकना चाहता है। उसे याद था कि कभी ब्रूस बैनर ने भी अपने अंदर मौजूद हल्क को नियंत्रित करने के लिए एक खास इनहिबिटर सिस्टम तैयार किया था। उसी से प्रेरित होकर पीटर भी वैसा ही एक उपकरण बनाना चाहता था ताकि उसका डीएनए और ज्यादा न बदले और वह पहले की तरह सामान्य जिंदगी जी सके। बातचीत के दौरान ब्रूस बैनर को एहसास हो जाता है कि सामने बैठा लड़का कोई साधारण छात्र नहीं है। फिर भी वह उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसे सही दिशा में सोचने की सलाह देता है। घर लौटने के बाद पीटर पूरी रात अपनी लैब में मेहनत करता है। कई घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार वह एक इनहिबिटर तैयार कर लेता है, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। हर टेस्ट के दौरान मशीन ज्यादा गर्म हो जाती, उसके सर्किट जल जाते और पूरा सिस्टम फेल हो जाता। उसका डिजाइन बिल्कुल वैसा दिखाई देता था जैसा कभी डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी गर्दन के पीछे इस्तेमाल करता था। आखिरकार पीटर फैसला करता है कि अब इसका असली परीक्षण किया जाए, लेकिन जैसे ही वह इनहिबिटर पहनकर शहर में निकलता है, सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। ऊंची इमारत से छलांग लगाते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह कई मंजिल नीचे गिर पड़ता है। साथ ही उसके वेब ग्रेनेड भी जोरदार धमाके के साथ फट जाते हैं। और तभी सड़क पर मौजूद कुछ अनजान लोग अचानक उसका नाम लेकर उससे बात करने लगते हैं। पहले तो पीटर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उन सभी लोगों के शरीर पर भी उसी रहस्यमयी शक्ति का कब्जा है। असल में वह रहस्यमयी शक्ति अब सीधे पीटर के घर तक पहुंच चुकी थी। उसने पीटर के बारे में लगभग हर जानकारी हासिल कर ली थी, यहां तक कि उसे MJ के बारे में भी सब कुछ पता चल चुका था। फिर वह उन्हीं लोगों के शरीर के जरिए पीटर से कहती है, मेरे रास्ते में मत आओ, अब स्कॉर्पियन मेरे लिए काम कर रहा है,
अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अगला निशाना एमजे होगी। ये सुनते ही पीटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जानता था कि अगर इस बार उसने जरा भी देर की तो एमजे की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद शहर की सड़कों पर एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। वह रहस्यमयी शक्ति लगातार एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जाती रहती है और तेजी से एमजे तक पहुंचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन हर हाल में उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा होता है। इसी दौरान पीटर का नया ईआई असिस्टेंट ईवी भी काम करना शुरू कर देता है। वह उसी तरह मदद करता है जैसे पहले जार्विस और फ्राइडे किया करते थे। ईवी उस रहस्यमयी शक्ति के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के पूरे पैटर्न का विश्लेषण करने लगता है। कुछ ही देर में उसे एक बेहद अहम जानकारी मिलती है। उस शक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह तभी एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जा सकती थी जब दोनों के बीच की दूरी 33 फीट से कम हो। अगर आसपास कोई दूसरा इंसान मौजूद न हो तो वह वहीं फंस जाती। यानी पहली बार पीटर के हाथ उस ताकत को रोकने का असली तरीका लग चुका था। इसी बीच वह रहस्यमयी शक्ति एक हेलीकॉप्टर पायलट के शरीर पर कब्जा कर लेती है। पीटर बिना देर किए अपने जाल की मदद से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को बीच आसमान में रोक देता है। अब आसपास 33 फीट के अंदर कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। इस वजह से वह शक्ति वहीं फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर सीधे एमजे के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वह घबराई हुई आवाज में कहता है, एमजे, तुम बहुत बड़े खतरे में हो, अभी मेरे साथ चलो। शुरुआत में एमजे को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उसके सामने खुद स्पाइडरमैन खड़ा था, इसलिए वह बिना ज्यादा सवाल किए उसके साथ चल देती है। दोनों एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचते हैं। कुछ देर तक दोनों के बीच पूरी खामोशी रहती है। फिर अचानक एमजे मुस्कुराकर कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, वरना तुम हर बार मेरी जान बचाने कैसे पहुंच जाते हो। यह सुनकर पीटर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। माहौल धीरे धीरे भावुक होने लगता है। तभी अचानक एमजे उसका मास्क उतार देती है। वह उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे सब याद आ गया पीटर, मैं तुम्हें पहचानती हूं। यह सुनते ही पीटर की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है कि आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच एक किस भी हो जाता है। लेकिन अगले ही पल पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। असल में वह एमजे थी ही नहीं, उसके शरीर पर उसी रहस्यमयी शक्ति का कब्जा था। पीटर को धोखा देने के लिए उसने यह पूरा नाटक रचा था। इसके तुरंत बाद वह एमजे के शरीर को ही इमारत से नीचे कूदने पर मजबूर कर देती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है, लेकिन इस बार पीटर कोई गलती नहीं करता। वह बिजली जैसी रफ्तार से छलांग लगाता है और हवा में ही एमजे को पकड़कर सुरक्षित वापस ऊपर ले आता है। ये पल पुराने स्पाइडरमैन फैंस को ग्वेन स्टेसी वाली दर्दनाक घटना की याद दिला देता है। लेकिन इस बार पीटर अपनी सबसे बड़ी भूल दोहराने नहीं देता। दोनों अभी संभल ही रहे होते हैं कि नीचे एक काली लग्जरी कार आकर रुकती है। उसमें से एक बटलर बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसी बटलर के शरीर से वह रहस्यमयी शक्ति पीटर से बात करने लगती है। वह ठंडी आवाज में कहती है, आखिरी बार कह रही हूं, मेरे रास्ते में मत आओ, वरना एमजे के साथ क्या होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर बटलर वापस कार में बैठता है और गाड़ी वहां से निकल जाती है। लेकिन इसी दौरान पीटर को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। अब उसे समझ आ जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि जीन ग्रे है। जीन ग्रे का नाम सामने आते ही पीटर समझ गया कि अब मामला उसकी सोच से भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। एमजे की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। इसी वजह से वह उसे सीधे फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के अड्डे पर ले जाता है। वह जगह किसी साधारण घर जैसी बिल्कुल नहीं थी। चारों तरफ हथियार, गोला बारूद और सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे कि पूरा ठिकाना किसी सैन्य बंकर जैसा दिखाई देता था। जैसे ही पीटर और एमजे अंदर कदम रखते हैं, गलती से कई खतरनाक ट्रैप्स एक्टिव हो जाते हैं।
दोनों बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हैं। इतने में फ्रैंक उनके सामने आ जाता है। पीटर उसकी तरफ देखकर कहता है, एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया एमजे को सुरक्षित रखो। फ्रैंक हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे तब भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। हालांकि कुछ पल बाद वह उनकी बात मान जाता है। अब एमजे की सुरक्षा की जिम्मेदारी पनिशर के हाथ में थी। घर के अंदर जाते हुए एमजे की नजर फ्रैंक के किचन में रखी उसकी पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ती है। वह मासूमियत से पूछ बैठती है, क्या ये आपकी फैमिली है? बस इतना सुनना था कि फ्रैंक का चेहरा बदल जाता है। उसके पुराने जख्म एक बार फिर ताजा हो जाते हैं। गुस्से में वह कहता है, मेरे घर में मेरी फैमिली के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा और मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। पीटर तुरंत बात बदल देता है। वह कहता है कि उसे अपना इनहिबिटर ठीक करना होगा। इसके लिए उसे अपनी लैब वापस जाना पड़ेगा। लेकिन फ्रैंक उसे रोकते हुए कहता है, घर जाने की जरूरत नहीं है, यहां इतना सामान है कि तुम अपनी मशीन यहीं ठीक कर सकते हो। इसके बाद पीटर एक पर्दे के पीछे बैठकर अपना मास्क उतार देता है और इनहिबिटर पर काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसी पर्दे के पीछे एमजे बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन उनकी बातें लगातार चलती रहती हैं। इसी दौरान एमजे मुस्कुराते हुए पूछती है, तो बताइए मिस्टर स्पाइडरमैन, क्या आपकी जिंदगी में कोई खास इंसान है? कुछ पल तक पीटर बिल्कुल चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अभी नहीं, लेकिन कभी हुआ करती थी। उसकी आवाज में छिपा दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। उधर इनहिबिटर पर काम जारी रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद मशीन एक बार फिर ज्यादा गर्म होकर बंद हो जाती है। बार बार वही परेशानी सामने आ रही थी। तभी एमजे उसकी मदद करने आती है। दोनों मिलकर पूरे सिस्टम की जांच करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि समस्या मशीन में नहीं, बल्कि पीटर के सूट और मास्क से निकलने वाली रेडिएशन फील्ड में है। यही रेडिएशन हर बार इनहिबिटर को खराब कर रही थी। एमजे अपनी कोडिंग स्किल का इस्तेमाल करके सिस्टम में कुछ बदलाव करती है। आखिरकार इनहिबिटर सही तरीके से काम करने लगता है। इतना ही नहीं, पीटर उसी दौरान एक यूनिवर्सल इनहिबिटर भी तैयार कर लेता है। यह ऐसा उपकरण था जिसे किसी भी सुपर पावर वाले इंसान पर इस्तेमाल किया जा सकता था। उसका असली लक्ष्य जीन ग्रे थी। वह उसकी टेलीकिनेटिक शक्तियों को रोकना चाहता था। लेकिन तभी अचानक एक इमरजेंसी सूचना मिलती है। जीन ग्रे ने डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। वह वहां मौजूद वी मैक्स को हासिल करने पहुंच चुकी थी। यह खबर मिलते ही पीटर बिना देर किए यूनिवर्सल इनहिबिटर लेकर निकल पड़ता है। उधर एमजे पनिशर से कहती है, जिस इंसान ने कभी तुम्हारी जान बचाई थी, आज उसे तुम्हारी जरूरत है। बस इतना सुनते ही फ्रैंक भी अपने हथियार उठाता है और स्पाइडरमैन की मदद के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन हेडक्वार्टर पहुंचते ही पीटर के होश उड़ जाते हैं। वहां प्रोफेसर हल्क पहले से मौजूद था। असल में जीन ग्रे उसके दिमाग पर कब्जा कर चुकी थी। उसने उसका इनहिबिटर हटाकर उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। और तभी हल्क अचानक जीन के कंट्रोल से भी बाहर निकल जाता है। कुछ ही पलों में वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक सेवेज हल्क बन जाता है। अब पूरा हेडक्वार्टर युद्ध के मैदान में बदल चुका था। एक तरफ सेवेज हल्क का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ स्पाइडरमैन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उधर पनिशर भी अपने हथियारों के साथ मैदान में उतर चुका था। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पीटर बार बार हल्क के शरीर पर यूनिवर्सल इनहिबिटर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क की मोटी चमड़ी की वजह से हर कोशिश नाकाम हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ ताकत से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसी बीच पनिशर एक नया प्लान बनाता है। पीटर हल्क को उलझाकर रखेगा और पनिशर सीधे जीन ग्रे तक पहुंचेगा। योजना के मुताबिक दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन अगले ही पल पूरा खेल पलट जाता है। जीन ग्रे अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके पनिशर के दिमाग पर भी कब्जा कर लेती है।
अब जो इंसान कुछ देर पहले उसकी दुश्मनी कर रहा था, वही उसके लिए रास्ता साफ करने लगता है। पनिशर भारी विस्फोट करता है और उस हाई सिक्योरिटी वॉल्ट का दरवाजा उड़ा देता है जहां डिपार्टमेंट का डायरेक्टर मौजूद था। इधर हल्क के साथ लड़ते लड़ते पीटर की हालत खराब हो चुकी थी। अब उसके पास आखिरी रास्ता ही बचा था। वह हल्क की तरफ देखकर जोर से कहता है, ब्रूस, मैं हूं, पीटर। ये शब्द सुनते ही हल्क के अंदर छिपा ब्रूस बैनर कुछ पलों के लिए वापस लौट आता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह यहीं रुका तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। खुद पर काबू रखने के लिए वह तुरंत इमारत से नीचे छलांग लगा देता है। उधर दूसरी तरफ जीन ग्रे अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन तभी पीछे से स्पाइडरमैन बिजली की रफ्तार से आता है और उसके गले में यूनिवर्सल इनहिबिटर लगा देता है। कुछ ही सेकंड के भीतर जीन ग्रे की सारी शक्तियां खत्म होने लगती हैं। उसका मानसिक नियंत्रण टूट जाता है। पनिशर भी उसके कब्जे से आजाद हो जाता है। मौका मिलते ही डिपार्टमेंट की टीम जीन ग्रे को गिरफ्तार कर लेती है। बेहोश होने से ठीक पहले जीन सिर्फ एक नाम लेती है, सेरा। यह नाम सुनते ही पीटर और भी उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सेरा कौन है और इसका इस पूरे मामले से क्या संबंध है। मामला खत्म होने के बाद पीटर वापस फ्रैंक कैसल की बोट पर लौटता है, लेकिन वहां उसका इंतजार पूरी कहानी का सबसे बड़ा झटका कर रहा होता है। एमजे को वह चिट्ठी मिल चुकी थी जो पीटर ने बहुत पहले उसके लिए लिखी थी। अब उसे पीटर की असली पहचान और पूरा सच पता चल चुका था। दोनों आमने सामने खड़े थे। अब कुछ भी छिपाना संभव नहीं था, लेकिन तभी एमजे एक ऐसी बात कह देती है जो पीटर का दिल पूरी तरह तोड़ देती है। वह शांत आवाज में कहती है, मैं वो लड़की नहीं हूं जिससे तुम प्यार करते थे, और सच कहूं तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। ये शब्द सुनते ही पीटर पूरी तरह टूट जाता है। उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचता। एमजे वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके पास फोन नहीं होता। वह सिर्फ एक छोटी सी मदद मांगती है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? पीटर बिना कुछ कहे उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। घर पहुंचने के बाद एमजे उससे एक और गुजारिश करती है। वह कहती है, क्या तुम नेड से मिल सकते हो? पीटर ऊपर जाता है। इतने लंबे समय बाद दोनों दोस्त फिर एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। कुछ देर तक वे साथ बातें करते हैं। फिर किसी काम से नेड बाहर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ पीटर और एमजे रह जाते हैं। यही मौका देखकर पीटर एक ऐसा सच बता देता है जो काफी देर से उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वह कहता है, जब जीन ग्रे ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया था तब उसने मुझे किस किया था। मैं ये बात तुमसे छिपाना नहीं चाहता था। एमजे हैरानी से उसकी तरफ देखती है, फिर जवाब देती है, मुझे उस समय की कुछ भी याद नहीं है जब मैं उसके कंट्रोल में थी। उस दौरान क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं। बस यहीं से पीटर के दिमाग में एक नई बात कौंधती है। उसे अचानक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की बातें याद आने लगती हैं। अगर जीन ग्रे के कब्जे में रहने वाला इंसान बाद में कुछ याद ही नहीं रखता तो डायरेक्टर को इतनी बातें कैसे पता थीं? यानी वह कुछ छिपा रहा था। पीटर बिना एक पल गंवाए सीधे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़ता है। उधर जीन ग्रे को एक हाई सिक्योरिटी चैम्बर में कैद कर दिया गया था। अब उस पर खतरनाक प्रयोग शुरू होने वाले थे, लेकिन यहीं पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। जिस भी मैक्स को अब तक हर कोई किसी रहस्यमयी हथियार या मशीन समझ रहा था, वह असल में कोई हथियार था ही नहीं। वह सिर्फ उस कमरे की छत पर लगा वी मैक्स कंपनी का एयर कंडीशनर था। असल में जीन की बहन सेरा ग्रे ने टेलीपैथी के जरिए सिर्फ इतना संकेत भेजा था कि उसे इसी कमरे में कैद रखा गया था। यहीं से सच्चाई सामने आती है कि कई साल पहले डिपार्टमेंट ने सेरा ग्रे को पकड़कर उसी लैब में उस पर अमानवीय प्रयोग किए थे। आखिरकार उन्हीं प्रयोगों के दौरान उसकी मौत हो गई और अब वही सब कुछ जीन ग्रे के साथ दोबारा होने वाला था। जैसे ही वैज्ञानिक प्रयोग शुरू करते हैं, जीन के अंदर दबा हुआ गुस्सा और दर्द एक भयानक विस्फोट बनकर बाहर निकलता है। वह इतनी शक्तिशाली टेलीकिनेटिक ब्लास्ट करती है कि पूरा न्यूयॉर्क उसकी चपेट में आ जाता है। सैकड़ों लोग वहीं के वहीं जड़ हो जाते हैं। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब जाता है।
इस मानसिक हमले से सिर्फ फ्रैंक कैसल किसी तरह खुद को बचा पाता है। दूसरी तरफ पीटर भी उसी समय डिपार्टमेंट की फैसिलिटी तक पहुंच जाता है, लेकिन जीन तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके रास्ते में दी हैंड के सभी निंजा खड़े थे। अब वे पूरी तरह जीन ग्रे के नियंत्रण में थे। इसके बाद शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। पीटर अकेले ही दर्जनों निंजाओं का सामना करता है। लंबी लड़ाई के बाद उसकी ताकत जवाब देने लगती है। तभी जीन टेलीपैथी के जरिए उससे पूछती है, फैसला करो, तुम पीटर पार्कर हो या सिर्फ स्पाइडरमैन। पीटर बिना डरे जवाब देता है, मैं दोनों हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहते ही उसके अंदर फिर से हिम्मत लौट आती है। कुछ ही देर में वह सभी निंजाओं को हरा देता है, लेकिन हमेशा की तरह वह किसी की जान नहीं लेता। यही बात उसे बाकी हीरोज से अलग बनाती है। आखिरकार पीटर उस लैब तक पहुंच जाता है जहां जीन ग्रे मौजूद थी। वहां वह देखता है कि जीन ने अपनी शक्तियों से कांच के नुकीले टुकड़े डायरेक्टर बिल के चेहरे के सामने रोक रखे हैं। बस एक इशारा और बिल की मौत तय थी। यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच जाती है। पीटर शांत आवाज में जीन से कहता है, हमारी ताकत हमें दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन उसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। असली हीरो वही होता है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए करे। जीन दर्द भरी आवाज में जवाब देती है, मेरी ताकत ने मुझे सिर्फ दर्द दिया है और मुझसे मेरे अपने लोग छीन लिए। इसके बाद जीन अपनी मानसिक शक्ति से पीटर के दिमाग में प्रवेश करती है, लेकिन वहां उसे नफरत नहीं बल्कि आंट में की सीख सुनाई देती है। वही सीख जिसने कभी पीटर की पूरी जिंदगी बदल दी थी। उन बातों को सुनकर पहली बार जीन को एहसास होता है कि बदले की आग में वह खुद भी वही बन चुकी है जिससे वह नफरत करती थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है, लेकिन उसी समय पनिशर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वह दूर एक ऊंची इमारत पर स्नाइपर लेकर बैठ जाता है। उसका निशाना सीधे जीन ग्रे पर होता है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाता है, पीटर का स्पाइडी सेंस खतरे को महसूस कर लेता है। वह बिना देर किए जीन के सामने कूद जाता है। जो गोली जीन को लगने वाली थी वह सीधे पीटर के सीने में लग जाती है। पीटर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर पनिशर भी सन्न रह जाता है। वह तुरंत पीटर को अस्पताल पहुंचाता है। कुछ समय बाद जब पीटर को होश आता है, पनिशर उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। यहीं दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां भी खत्म हो जाती हैं। अस्पताल से बाहर निकलते ही पीटर एक ऐसा नजारा देखता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। पूरा न्यूयॉर्क अपने हीरो का इंतजार कर रहा था। हजारों लोग सिर्फ स्पाइडरमैन की एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद थे। इसी दौरान माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। पनिशर मजाक में स्पाइडरमैन का मास्क पहन लेता है और खिड़की से बाहर खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाने लगता है। इसी भावुक पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। साथ ही ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।